सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए दिन में, खबरों के नए सफर में। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो सबसे पहले खबर गाजियाबाद से है, जहां पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। मेवाती गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। तो एटीएम काटने की वारदात में ये बदमाश शामिल थे। आरोपी संत ज्वेलर्स में लूट की कोशिश इन्होंने की थी। तो ये 2 बदमाश जो यहाँ पर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुए हैं और इनके पैर में गोली लगी है। तो 3 बदमाश गिरफ्तार हुए, जिनमें से 2 के पैर में गोली लगी थी। तो एटीएम काटकर जो रकम निकालने की घटना थी उसमें ये शामिल थे। संत ज्वेलर्स में भी इन्होंने लूट की कोशिश की थी और पिछले दिनों हम देख रहे हैं कि जो सराफा कारोबारी हैं उनको विशेष तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन हर दिन आप देखिए कि मुठभेड़ की खबरें भी आ रही हैं। तो ऐसे में मेवाती गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे ये एक जो गैंग पकड़ा गया है, इसमें जो सरगना है कमरुद्दीन, इसको यहाँ पुलिस ने चेस किया। इसकी इन्फॉर्मेशन थी, चेस करने के बाद इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके 2 साथी और हैं। ये लोग पुलिस पर जो है इन लोगों ने फायरिंग की है। जवाबी कार्रवाई में 2 अपराधी जो हैं कमरुद्दीन और इसका साथी, ये लोग घायल भी हुए। इनको अस्पताल भेजा गया है। अमित राणा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं। तो अमित, जिन लोगों को पकड़ा गया है इनका जरा इतिहास बताइए और किस तरह से कामयाबी मिली है। प्रीति, आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि और जनपद में भी जाकर ये बदमाश अपने घटनाओं को अंजाम देते थे। मेवाती गिरोह कहा जाता है, जो कि मेवात से जुड़े हुए होते हैं। और उनका जो प्रमुख जो तरीका था, एटीएम को लोग अपना निशाना बनाते थे, उसे काटकर और वहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पिछले दिनों थाना इंद्रपुरम क्षेत्र में भी एक एटीएम को काटकर लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। आज गाजियाबाद पुलिस को भी उस समय मिली जब इन चेकिंग के दौरान बदमाशों को रोकने की कोशिश की गई। पुलिस पार्टी जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी है और 3 बदमाशों को पहुंचा है। इनका हालांकि उपचार चल रहा है। पुलिस ने जो बताया है, इनका आपराधिक इतिहास काफी लंबा चौड़ा है। ये सिर्फ ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि सूरत आदि जगह में भी ये लूट आदि की वारदात को अंजाम दिया करते थे। तो एक बड़ी कामयाबी कहेंगे अमित यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी। मेवाती गैंग से ये जुड़े हुए थे और बहुत सारी घटनाओं में वांछित भी चल रहे थे। तो फिलहाल ये बड़ी कामयाबी है कि 3 लोग जो मेवाती गैंग से जुड़े थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से 2 के पांव में गोली लगी है और सभी को गिरफ्तार किया है। जो घायल थे 2 बदमाश, उनको अस्पताल भर्ती कराया गया है। तो हर दिन लगातार मुठभेड़ हो रही है और इसी मुठभेड़ में 3 और बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से 2 के पैर में गोली लगी है। तो कई सारे आपराधिक मामलों में ये वांछित थे। तो ये मेवाती गैंग है जो दिल्ली एनसीआर के इलाकों में खास तौर पर अपनी नजर रखता है और एक एटीएम को काटकर लूट का मामला है और एक ज्वेलर्स की दुकान में लूट की कोशिश का ये ताजा मामला है, जिन पर इनमें आरोप लगे थे। तो संत ज्वेलर्स में इन्होंने लूट की कोशिश की थी। तो फिलहाल ये 3 बदमाश मेवाती गैंग के पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। और अब बात करेंगे हाथरस कांड की। हाथरस केस की एसआईटी जांच तेज हो गई है। एसआईटी देर रात हाथरस पहुंची। हाथरस में एसपी विक्रांत वीर से पूछताछ की है। एसआईटी ने सादाबाद के सीओ और केस के आईओ से भी सवाल जवाब किए हैं। एसआईटी के सदस्य पीड़ित परिवार से मिले, उनसे घटना की जानकारी ली। तो 7 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी एसआईटी। इसी बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस भेजा है और पूरी घटना की रिपोर्ट तलब की है। यूपी महिला आयोग ने भी परिवार को पीड़ित का शव न देने और आधी रात को अंतिम संस्कार करने पर जवाब मांगा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में हाथरस केस की सीबीआई जांच की मांग करने वाली एक याचिका दाखिल हो गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पीड़ित के पिता से वीडियो कॉल के जरिए बात की। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को 25 लाख की आर्थिक मदद, एक सदस्य को सरकारी नौकरी और शहर में एक घर देने का ऐलान किया है। ना उसको कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जो करेगा हम आपके परिवार के साथ हैं, आपसे अलग नहीं है।
जो दोषी हैं उनको तो कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। कोई प्रेशर नहीं है, अच्छी तरह उन्होंने बात करी है, अच्छी तरह बात करी है उन्होंने। आपने मुख्यमंत्री को क्या क्या बोला, क्या क्या मांग रखी और मुख्यमंत्री का क्या जवाब रहा? सजा दिलाई जाएगी। आपने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की? हाँ, पूरी पहले नंबर तो वही कार्रवाई हमें पूरी चाहिए, इसमें कोई हस्तक्षेप न होना चाहिए। जाने कहाँ से लोग मेरे दुख में शामिल हुए, इसके लिए मैं बहुत नमन है आपको। इससे देखते हैं क्या होता है SIT के, अगर कितना हमारे आगे के उसका न्याय कितना मिलेगा, इसको भी हम देखते हैं आगे करके। अच्छा, सरकार ये भी कह रही है पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे ताकि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनको सजा मिल सके। क्या कहना है आपका? ये ठीक है, हम लोग चाहते हैं, हम लोग भी यही चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक में जाके जल्दी से जल्दी जो कार्रवाई करे और जो दोषी को सजाए, मौत मिले, ये भी हम लोग भी चाहते हैं, जल्दी से जल्दी इसकी कार्रवाई हो। और इस मामले में गठित SIT के प्रमुख और प्रदेश के गृह सचिव भगवान स्वरूप ने पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की है और सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है, उन पर जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरी जांच के बाद 7 दिन के अंदर रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, सारे पॉइंट्स इसमें शामिल हो जाएंगे और फिर उस रिपोर्ट को सरकार के हवाले कर दिया जाएगा। तो SIT जिसको अभी जांच सौंपी गई है और इस जघन्य मामले में अब जांच कर रही है, तो 7 दिन का वक्त SIT को मिला है। तो ऐसे में पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की है और जो लोग इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं या जो आसपास के लोग हैं उनसे बातचीत की गई है। तो 7 दिन के अंदर अपनी पूरी रिपोर्ट SIT को, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम है, उसको इसे तैयार करना है और फिर सरकार के हवाले करना है और उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। और इन सबके बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हो चुकी है कि मामले की जांच कराई जाए और SIT के प्रमुख और प्रदेश के गृह सचिव हैं भगवान स्वरूप, जो इस मामले की जांच में जुट गए हैं और देर रात पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की है, क्योंकि 7 दिन का वक्त मिला है जब इन्हें अपनी पूरी जांच रिपोर्ट तैयार करनी है। हम रिपोर्ट अपनी सबमिट कर देंगे। आज घर वालों से बात हो गई है और बाकी हम लोगों ने प्रारंभिक जो जांच करनी थी वो जांच स्टार्ट कर दी। अब इसमें थोड़ा समय लगेगा और जो हमारी रिपोर्ट होगी वो हम लोग शासन को जो है निर्धारित समय सीमा में हम लोग दे देंगे। अभी किन किन लोगों से और सर बातचीत करना बाकी है? अभी धीरे धीरे वो कई लोग हैं, पुलिस में हैं, बाकी और लोग हैं, बाकी और कई अभिलेख हैं, ये सब है। वो डायनेमिक है, मतलब वो आगे हो सकता है कुछ और जांच से कुछ और निकले, तो जैसे जैसे होगा। हमें 7 दिन की सीमा दी गई है, हम लोग उसी में जो है इसको पूरी कर। हाथरस मामले में सरकार द्वारा गठित SIT अब पीड़िता के गांव पहुंच चुकी है और यहां परिवार से बातचीत कर रही है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो तीनों सदस्य हैं SIT टीम के, वो अब पीड़िता के परिवार से बातचीत कर रहे हैं और जो पूरी घटना है उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या पूरा मामला था। लगातार SIT बनने के बाद में अब पिछले कुछ समय से लगातार अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से, अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी उनसे पूछताछ कर रही थी। उसके बाद में अभी परिवार के पास पहुँची है। तो SIT टीम को 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। उसके लिए हर पहलू से, हर जो व्यक्ति है उससे पूछताछ की जा रही है, जिससे कि अपनी रिपोर्ट को वो सरकार को सौंप सके। कैमरा पर्सन जगदीश प्रति के साथ पवन गौर, एडवोकेट टीम। तो अलग अलग दलों की प्रतिक्रिया भी आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का क्या कहना है इस मामले में, वो आपको दिखाते हैं। हम रिपोर्ट अपनी सबमिट कर देंगे। आज घर वालों से बात हो गई है, यही हम लोग बात कर लेंगे। आपने इसका लेना मैं कहना चाहती हूँ, हाथरस की निर्भया की मृत्यु नहीं हुई है, उसे मारा गया है एक निष्ठुर सरकार द्वारा, उसके प्रशासन द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार की उपेक्षा द्वारा। जब वह जिंदा थी उसकी सुनवाई नहीं हुई, उसकी रक्षा नहीं हुई। मृत्यु के बाद उसे अपने घर की मिट्टी और हल्दी भी नसीब नहीं होने दी, उसे उसके परिवार को सौंपा नहीं गया। एक रोती बिलखती माँ को अपनी बेटी को आखिरी बार विदा भी नहीं करने दिया गया। यह घोर पाप है। और पवन गौर हमारे सहयोगी हाथरस से हमारे साथ जुड़े हैं। तो पवन, SIT जांच कर रही है, तो क्या कुछ हलचल पिछली रात से आप देख रहे हैं यहाँ पर?
देखिए, जैसे ही कल सुबह एसआईटी की टीम की घोषणा हुई, उसके बाद तुरंत जो एसआईटी के जो मेंबर हैं, होम सेक्रेटरी भगवान स्वरूप की अध्यक्षता में जो 3 सदस्यीय जो एसआईटी दल है, वो शाम को यहाँ पहुंचता है हाथरस, और तमाम जो पक्ष हैं उन सबसे वो मुलाकात कर रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है और पूरी घटना की जानकारी सिलेवार ले रहा है कि कब कब क्या क्या हुआ और कहां, क्योंकि जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, चाहे इस पूरे केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो या जिले के डीएम हो या यहाँ के एसपी हो या पीड़ित परिवार का पक्ष हो या आस पड़ोस के लोग हो या अन्य जो डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रक्रिया हुई है, एफआईआर हो, मेडिकल रिपोर्ट हो, उन सब के आधार पर इस पूरे मामले की जांच जारी है कि आखिर कहां इस पूरे मामले में चूक हुई और वास्तविकता इस मामले को लेकर क्या है, क्योंकि सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा अब दबाव हो गया है। वही देखने को मिला कि आप कल खुद प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन करके बातचीत की और उनसे कहा कि जो दोषी हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है क्योंकि पूरे देश भर के अंदर इस घटना को लेकर बहुत बड़ा आक्रोश है। कहीं ना कहीं शुरू से ही इस पूरे मामले में पुलिस के जो अधिकारी हैं उनकी लीपापोती जरूर सामने आई, उसको लेकर ही ये जो आक्रोश है लगातार बढ़ता गया। पहले एफआईआर करने में ढील बरती गई और उसके बाद में फिर जब पीड़िता का शव उसके गांव पहुंचा तो बिना परिवार की सहमति के उसका रात को अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे विवाद लगातार बढ़ता गया और उसका कारण ये रहा कि कहीं ना कहीं सरकार को इसमें आगे आना पड़ा और अब एक एसआईटी का गठन करना पड़ा। तो ये अब सरकार की किरकिरी न हो, उसको बचाने के लिए सरकार बिल्कुल सख्त है और तमाम एक एसआईटी बना के तमाम जो इस मामले से जुड़े पक्ष हैं उनको अब सामने लेके आने की तैयारी है। एसआईटी के लोग लगातार जितने पक्ष हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। रात को उन्होंने जब पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात की तो उनका साफ कहना था कि अभी ये शुरुआती जांच है, अभी कई सारे और लोगों से और साक्ष्य उनको बातचीत करनी है, उसके बाद में 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट वो सरकार को सौंप देंगे। चलिए पवन, शुक्रिया आपका। तो अब एसआईटी के जिम्मे जांच है, 7 दिन का वक्त है, तो ऐसे में हर दिन अब पूछताछ इस पे करनी होगी। इधर बलरामपुर में गैंगरेप पीड़िता छात्रा की मौत के बाद हंगामा हो गया। छात्रा के परिजनों की शिकायत पर 2 आरोपी शाहिद और साहिल को गिरफ्तार किया गया है। ये वारदात उस वक्त हुई जब छात्रा कॉलेज में एडमिशन फीस जमा कर घर लौट रही थी। परिजनों का आरोप है कि उसका अगवा किया गया, रेप किया गया और फिर शाम को एक रिक्शा चालक छात्रा को बेहोशी की हालत में घर छोड़ गया, लेकिन इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई। छानबीन में पता चला है कि वारदात के बाद युवती की हालत बिगड़ने पर आरोपियों ने डॉक्टर को भी बुलाया, लेकिन डॉक्टर ने कमरे में अकेली युवती को देखकर इलाज करने से मना कर दिया। लड़की के घर वालों को सूचना देने की बात कही। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस वारदात के बाद स्थानीय लोगों में भी काफी गुस्सा है। पीड़िता का भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच देर रात अंतिम संस्कार किया गया। तो एक और बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक घटना। ये तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर लौटी एडमिशन पूरा रसीद वसीद सब रखा है, तो पता नहीं कहाँ किडनैप की तब्बे तो ले गए। उकरे हाथ पैर सब तोड़ दीन के पैर कमर में कोई दम नहीं रहा, चल भी नहीं पावत रही हमारी बच्ची। हमारे बच्चे के साथ इतना इतना बड़ा झाड़ खुल गई नहीं। मैं इसकी कोई दवा नहीं करूँगा, क्योंकि जब तक मोहल्ले की कोई औरत या कोई बूढ़ा या कोई नहीं होगा, कोई दवा नहीं करूँगा। जब मैं बाहर आया तो मोहल्ले के 2-3 लोगों को मैंने बुलाया और उसके बाद में उनसे ये कहा कि भाई सिक्योरिटी साहब का फ़ोन नंबर दीजिए हमको। तो फ़ोन नंबर 3-4 लोगों से मांगा तो फ़ोन नंबर नहीं मिला। मैंने कहा कि किसी को मोटरसाइकिल से उनको बुलवाओ। तब वो कहा डॉक्टर साहब आप चलिए अपनी दुकान पे, मैं जा रहा हूँ मोटरसाइकिल से उनको बुला के लाता हूँ और लड़की को लेकर के आपके क्लिनिक पे आता हूँ। मैं चला आया। अब उसके बाद उस लड़की को कहाँ लेकर के गए ये नहीं मालूम। इस प्रकरण में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो नामजद अभियुक्त हैं इनको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस इसमें आगे छानबीन करके जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको गिरफ्तार करेगी और इनके खिलाफ कठोर से कठोर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और इसमें अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत इसकी विवेचना गुणवत्तापूर्वक होगी और जो भी इसके अंदर हम लोग साक्ष्य पाएंगे उसके आधार पर अच्छे से प्रोसिक्यूशन चला करके इसमें अभियुक्तों को सजा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। सर्वेश कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सर्वेश, एक और बड़ी ही दर्दनाक घटना, तो अब किस तरह की कार्रवाई आगे हो रही है? जी, कहते हैं बड़ी ही दर्दनाक घटना रही है ये और पुलिस चूंकि इस पे तहकीकात कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था, क्योंकि कल उसका जब पोस्टमार्टम हुआ है उसके
बाद देर रात उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया गांव में ले जा करके। तो लेकिन जो वहाँ का माहौल है, वहाँ के लोगों में इस घटना को लेकर के काफी नाराजगी और गुस्सा भी था। लेकिन जिस तरीके से तहकीकात हो रही है तो उसमें अभी और कई पहलू सामने निकल करके आएंगे, क्योंकि अभी तो जो नामजद किए गए हैं, अभी उन 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ के उपरांत हो सकता है इसमें कुछ और लोगों के शामिल होने की भी संभावना है, जिसमें इतनी दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया है। तो इस तरह अभी देखते हैं, जो जिस तरीके से कि उस लड़की का बारे में बताया जा रहा था कि उस काले से लौट के आ रही थी और उसके घर वालों का आरोप है कि उसको किडनैप करके उसके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। और अभी उसमें 1-2 पहलू इस तरह के हैं कि जब उसको घटना के बाद उसके घर पर जिस रिक्शे के द्वारा पहुंचाया गया है, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और उस पर अभी जांच जारी है। चलिए, धन्यवाद सर्वेश आपका जानकारी के लिए। तो सुबह सुबह सोचिए, इस तरह की घटनाएं बतानी और दिखानी पड़ रही हैं। दरअसल ऐसा ही हो रहा है, चाहे हाथरस की बात करें या फिर बलराम। और अगली खबर बुलंदशहर से है। यहाँ एक नाबालिग को बंधक बनाकर उसके साथ रेप किया गया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उसे घर से बेहोश कर उठाया और फिर उसके साथ रेप हुआ और पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। जब लड़की घर में नहीं दिखी तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की और आरोपी को दबोच लिया, लेकिन आरोपियों के परिजन उसे छुड़ाकर उसे भगा ले गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पर तत्काल क्षेत्राधिकारी सिकंदराबाद नम्रता श्रीवास्तव और इंस्पेक्टर ककोर मौके पे गए। छानबीन की, जो पीड़िता है उसका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। अभियोग दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्त गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए उत्तराखंड की खबरें।